हेलो एवरीवन। सो टुडे विल स्टार्ट विद नेशनल अफेयर्स। तो नेशनल अफेयर्स में हम देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इसमें वन लाइनर्स नहीं है, इसमें ब्रीफली हर इवेंट को दिया गया है। सो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम कवर करेंगे। तो पॉलिटिकल नेशनल अफेयर्स में सबसे पहले सेमिकॉन इंडिया। तो सेमिकॉन इंडिया जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ था? ये सितंबर 11 में को हुआ था। और सेमिकॉन इंडिया को इनाग्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थीम थी शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर। और ये एशिया का लार्जेस्ट सिंगल इवेंट था फॉर साउथ एशिया का लार्जेस्ट सिंगल इवेंट था फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। और इसके अलावा देखा जाए तो महाराष्ट्र में अदानी ग्रुप और इसराइल बेस्ड कंपनी है टावर सेमी कंडक्टर, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और इसके अलावा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम देखता है। तो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में इतना बजट एलोकेट किया है गया है, दैट इज़ 76,000 करोड़, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कंपनीज़ में को, ताकि वो इन्वेस्ट करें सेमी कंडक्टर्स में और मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन इकोसिस्टम को अच्छा करें। इसके अलावा ये भी देखा गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया कि इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 20% कंट्रीब्यूट करता है इन द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग सेमी कंडक्टर। और इंडिया में देखा जाए तो वर्कफोर्स 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की है। कुछ और स्कीम्स जो हैं जो इस के अंडर इंट्रोड्यूस की गई हैं सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर, तो वो है सेमी कंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स, सेमी कंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन। फिर उसके बाद हम देखते हैं USA न्यू पार्टनरशिप विद इंडिया ऑन सेमी कंडक्टर। तो न्यू पार्टनरशिप जो है इंडिया ने किया है ताकि इंडिया एक्सप्लोर कर सके अपने सेमी कंडक्टर के सप्लाई चेन। और इसके अलावा US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो इंडिया के साथ पार्टनर करेगा इन इट्स इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन, जिसमें कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन फंड इसके तहत बूस्ट किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग को। इसके अलावा चिप्स, आप बस ये देखिए कि ये सब इसी से रिलेटेड है, सेमी कंडक्टर से। ITSI चिप्स क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमी कंडक्टर। देन नेक्स्ट न्यूज़ है कि कैबिनेट ने 7 स्कीम्स अप्रूव की हैं टू इम्प्रूव फार्मर्स लाइफ। तो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ के करीब पैसे खर्च हुए हैं। और वो उसका उद्देश्य देखा जाए तो यही है कि रिसर्च एंड एजुकेशन एडवांस करना है, क्लाइमेट रेजिलियंस होना चाहिए और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, डिजिटाइजेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर का, और डेवलपमेंट होना चाहिए लाइफ स्टॉक और हॉर्टिकल्चर का। तो जो स्कीम्स हैं वो है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से नाम से ही हम समझ सकते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। और इसके अलावा अभी हम फर्स्ट को ही देख रहे हैं जो कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। इसके अंदर 2 फाउंडेशनल पिलर्स हैं, एक है एग्री स्टैक और एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो एग्री स्टैक में क्या होगा कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि फार्मर्स को एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी अक्रॉस द एग्रीकल्चर फूड वैल्यू चेन, जैसे कि फार्मर की रजिस्ट्री, विलेज लैंड मैप रजिस्ट्री, क्रॉप सोन रजिस्ट्री। और वहीं दूसरी तरफ जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसमें जियो स्पेशल डेटा शेयर किया जाएगा, डॉट और फ्लड मॉनिटरिंग की जाएगी, वेदर सेटेलाइट डेटा। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं इन आवर एग्रीकल्चर। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये 2 चीज़ें हैं। देन दूसरी स्कीम है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो इसमें 3,000 करोड़ या 4,000 करोड़ के करीब एलोकेट किया गया है और ये क्लाइमेट रेजिलियंस से रिलेटेड है ताकि हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके बाई 2047। देन स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस। तो इसमें 2,291 करोड़ के करीब दिया गया है और इसमें प्रिपेयर किया जाएगा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को जो करंट चैलेंजेस हैं, और जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, DPI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा एग्रीकल्चर में। फिर चौथी स्कीम है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। तो इसमें देखा जाए तो फार्मर की इनकम बढ़ाने की बात कही गई है ताकि वो लाइफ स्टॉक, डेयरी, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। और वो किसके थ्रू हो सकता है? तो वो एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, वेटरनरी एजुकेशन, डेयरी प्रोडक्शन, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। देन अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में फार्मर इनकम बढ़ाएंगे थ्रू हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, जैसे कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, रूट ट्यूबर बल्बस एंड एरिड क्रॉप्स, वेजिटेबल फ्लोरिकल्चर, मशरूम क्रॉप्स, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर 6th स्कीम है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। तो
कृषि विज्ञान केंद्र को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन और जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनमें अपना बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। फिर सातवीं स्कीम है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो ये मेंस आंसर लिखने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्चुअल डेटा है। बस याद रखना है कि जैसे एग्री स्टैक है, ये सारी चीज़ें, तो ये डिजिटलाइजेशन की ओर है। फिर अगला है वन नेशन वन इलेक्शन। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने ये प्रपोजल अप्रूव कर लिया है कि उन्होंने क्या हुआ था कि पिछले साल सितंबर में एक कमेटी गठित की थी रिगार्डिंग द सेम, जिसके चेयरमैन थे आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। उन्होंने सबमिट किया रिपोर्ट इस कमेटी ने, उसके बाद कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। देन इसमें हम देखें तो कुछ बाकी कमिटीज़ के बारे में मेंशन है, जैसे हाई लेवल कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इसके चेयरमैन थे श्री रामनाथ कोविंद। देन इन्होंने प्रेसिडेंट को सबमिट की रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट थी वो 18,000 समथिंग पेजेस की थी और 191 डेज़ लगे इन्हें ये सबमिट करने को। 2 सितंबर 2023 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कमेटी, और इस कमेटी के अंदर देखा जाए तो कुछ इम्पॉर्टेंट डिग्निटरीज थे, जैसे कि श्री अमित शाह, देन श्री गुलाब नबी आज़ाद, श्री NK सिंह, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे, श्री संजय कोठारी, श्री अर्जुन राम मेघवाल। देन साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड कमिटीज़। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो साइमल्टेनियसली ही हुए थे 1951-52 से लेके 1967 तक। फिर उसके बाद जो है इनकी सेम साइकिल में नहीं हो पा रहे थे। तो इसके रिगार्डिंग पहले भी रिकमेंडेशंस और कमिटीज़ हुई हैं, जैसे कि लॉ कमीशन का जो 170th रिपोर्ट है, तो उसने भी एंडोर्स किया था कि एक इलेक्शन होना चाहिए फॉर लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमेटी की 79th रिपोर्ट है, उसने भी यही सजेस्ट किया था फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। देन हाई लेवल कमेटी चेयर्ड बाय श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी यही देखा। देन अगला है PM स्वनिधि स्कीम। तो PM स्वनिधि स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड स्कीम है देखा जाए तो, और इसका फुल फॉर्म है कि परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट अवार्ड्स। और CPM स्वनिधि के लिए अभी हाल फिलहाल में अवार्ड्स दिए गए थे कि कौन सा स्टेट किस कैटेगरी में बहुत अच्छा है, तो ये उसी से रिलेटेड है। और ये देखा जाए तो इसमें दिया नहीं होगा शायद ईयर ऑफ लॉन्च ऑफ दिस स्कीम। तो फिलहाल तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों के लिए जो अवार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। तो PM स्वनिधि में सबसे पहली अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन लोन परफॉर्मेंस। तो लोन परफॉर्मेंस में लार्ज स्टेट में सबसे पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। अब फर्स्ट स्टेट का नाम याद रखें, और जहाँ पे UP है फर्स्ट स्टेट, या फिर बिहार है, या फिर जो भी स्टेट है वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसकी रिस्पेक्टिव स्टेट PCS के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर उसके बाद लोन परफॉर्मेंस में देख रहे हैं तो लार्जेस्ट स्टेट में मध्य प्रदेश है पहले, फिर स्मॉल स्टेट एंड यूटीज़ में है लद्दाख, देन हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है आसाम, और स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में फर्स्ट में है महाराष्ट्र। देन अगली कैटेगरी है इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में, तो लार्ज स्टेट में फिर से इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। देन बेस्ट परफॉर्मिंग ULB अर्बन लोकल बॉडी, तो इसमें देखा जाए तो पहली कैटेगरी है मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़। तो मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़ में फर्स्ट रैंक MCD जो दिल्ली की है उसको मिला है। मेजर सिटीज़ में उज्जैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश फिर से आया। देन अगली कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग ULBs अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि। तो मेगा सिटीज़ में वाराणसी आ जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है, और मेजर सिटीज़ में झांसी है। तो मेगा और मेजर सिटीज़ का आप डिफरेंस याद रखिए कि मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़ उसे बोलेंगे जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, और वहीं मेजर सिटी उसे बोलेंगे जहाँ की पॉपुलेशन जो है 1 लाख से 10 लाख के बीच में। तो कैटेगरी कौन सी है ये, बेस्ट परफॉर्मिंग ULBs अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि, इसमें वाराणसी मेगा सिटीज़ में है पहले नंबर पर। इसके अलावा अगला है सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क अवार्ड। ये देखा जाए तो बिग स्टेट्स में केरला को मिला है, देन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिली स्टेट्स में हिमाचल को मिला है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ में मिलियन प्लस सिटीज़ में जबलपुर को, और 3 से 10 लाख पॉपुलेशन वाली में बिलासपुर को, देन 1 से 3 लाख पॉपुलेशन में रायगढ़ को फर्स्ट रैंक ULBs। तो इसमें आप देखिए इसमें कोई UP का तो है नहीं स्टेट सिटी। फिर अगला स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। तो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन ये सितंबर से अक्टूबर भर चला है, और इसके 3 पिलर्स थे, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, स्वच्छता में जन भागीदारी। और इस प्रोग्राम में हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अटेंड किया था सफाई मित्र सम्मेलन इन उज्जैन मध्य प्रदेश।
इसके अलावा नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये जो है ये स्कीम जो है वो रिम्यूनरेटिव प्राइसेस प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, ताकि वो उनको सिक्योर किया जा सके प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ फॉर कंज्यूमर्स। तो इसमें हम देखा जाए तो इसका नाम PM आशा हो जाएगा। देन PM आशा का फुल फॉर्म हम देख रखे हैं, और इसके अंदर क्या क्या आता है। प्राइस सपोर्ट स्कीम आती है, और ये प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है इसमें किन चीज़ों का आता है, तो फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड और कोपरा, और प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम ये भी इसी का एस्पेक्ट है, और पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। देन अगला है कि लद्दाख में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख एंड इट्स डिमांड फॉर 6th शेड्यूल। तो अगस्त 26, 2024 को 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए गए लद्दाख में, जो कि है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड जांगथांग। करंटली लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लेह और कारगिल, अब 5 और ऐड हो गए, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड जो करंटली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लेह एंड कारगिल, बोथ हैव ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स। और जो अभी डिसीजन है फॉर द डिमांड फॉर स्टेटहुड और 6th शेड्यूल, ये अभी भी वहाँ के लोकल ग्रुप्स डिमांड कर रहे हैं। तो लद्दाख की जो डिमांड है 6th शेड्यूल की, तो इसके लिए इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ लद्दाख सोनम वांगचू, इन्होंने 21 डे का फास्ट रखा मार्च में। एंड 6th शेड्यूल की बात की जाए तो इसका आर्टिकल आप याद रखिए, आर्टिकल 244 का 2nd क्लॉज जो है ये प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल पॉपुलेशन को, और उनको अलाउ करता है फॉर क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो 6th शेड्यूल से याद रखना ADCs इसी में आते हैं, और जिसमें जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो अपने लॉज बना सकती है विथ रिस्पेक्ट टू लैंड, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ। और इंडिया में अभी देखा जाए तो कहाँ 6th शेड्यूल है, तो वो है ATMM विदाउट मनी, दैट इज़ आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इन 4 स्टेट में है 6th शेड्यूल अभी फ़िलहाल। फिर है लद्दाख की डिमांड, तो ये कर रहे हैं। एंड लद्दाख जो है कब बना था यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो October 31, 2019 को। देन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड STs। तो अभी हाल फिलहाल में इन द मंथ ऑफ अगस्त एक 7 जज बेंच थी, उन्होंने बोला है कि सब क्लासिफिकेशन SC STs का भी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन होता है उनमें हो सकता है सब क्लासिफिकेशन। तो इसी के साथ देखा जाए तो 6:1 के तहत हुआ था जो डिसीजन लिया गया था जुडिशरी द्वारा, और इस डिसीजन ने ओवरटर्न किया है जो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इन EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का केस जो था, जिनमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि SCs जो हैं वो एक होमोजेनस ग्रुप है और उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर। इसके अलावा आने वाले समय में जैसा लेजिस्लेचर का अप्रोच रहेगा वो किस तरीके से ये सब क्लासिफिकेशन करेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। देन प्रीवियस स्पेशल सब कोटास फ्रेम बाय डिफरेंट स्टेट्स। तो प्रीवियसली कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी आप कह सकते हैं SCs के अंदर सब क्लासिफिकेशन दे रखा था, और कई जो थे वो क्वैश कर दिए गए थे बाय द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि पंजाब में 25% जो SC रिजर्वेशन की the Punjab government issued a notification that divided the 25% SC reservation into categories, और ये स्ट्रक डाउन हो गया था लेटर। देन तमिलनाडु में 3% कोटा ऑफ द टोटल SC कोटा वो अरुंधतियार कास्ट को दिया जाता है। देन नेक्स्ट है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये पास हुआ है इन जून 2024, और ये कहा जा सकता है कि ये एक एंटी चीटिंग लॉ है जो कि पास किया गया है पार्लियामेंट द्वारा। एंड जून में तो ये नोटिफाई हुआ है और ये एक्ट पास हुआ था फेब में। इस रूल्स के रिगार्डिंग देखा जाए तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन इसने रूल नोटिफाई किया है, और इसके अलावा इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि पब्लिक एग्जामिनेशंस कौन से हैं और कैसे डिफाइंस पब्लिक एग्जामिनेशन एज एनी एग्ज़ाम conducted by the Public Examination Authority listed in the schedule of the Act or any such authority as may be notified by the central government। तो इसमें 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ दी गई हैं, वो है UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA। इसके अलावा एक्ट में 19 सेक्शंस हैं अक्रॉस 6 चैप्टर्स, और ऑफेंसेस की बात की जाए तो इसमें पनिशेबल ऑफेंसेस भी हैं जैसे कि इम्प्रिजनमेंट अप बिटवीन 3 to 5 years और फाइन अप टू ₹10 लाख। और जो सेक्शन 9 है एक्ट का वो स्टेट करता है कि ऑल ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। सेक्शन 9 उससे डील करेगा। देन नेक्स्ट है इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। तो अवर प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ पे, राजगीर बिहार में, और ये जून में किया था। और हम देखें तो नालंदा की हिस्ट्री अगर देखें
तो जो गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता थे, उन्होंने फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी इन 427 CE, मतलब 5th सेंचुरी CE में कुमार गुप्ता ने इसको फाउंड किया था। और इसके अलावा इसके जो रून्स थे उसको आइडेंटिफाई किया था फ्रांसिस बुचैनन ने इन 1812, और बोला कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी है एंड आइडेंटिफाइड। अच्छा, इसको डिस्कवर किया था फ्रांसिस बुचैनन ने, और इसका पहचाना था कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी है बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके अलावा हम देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 में भी पास हुआ था। सब्सिक्वेंट न्यू कैंपस जो है 455 एकड़ में फैला हुआ है, और इसके आर्किटेक्ट हैं BV दोशी, और इन्होंने बोला है कि एक नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस बनेगा। इसके अलावा नालंदा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना इन 2016। इसके अलावा हम देखें तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को द्वारा जो लेबल किए गए हैं, तो वो उसमें आएगा आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची MP, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया बिहार, अजंता केव्स जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, देन बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, वो भी इंक्लूड किया गया। अब हम आते हैं लोकसभा इलेक्शंस 2024 में। मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि ये जो है हमने मंथली में कवर कर रखा है, और मोस्टली जुलाई मंथली में होगा ये, सो यू कैन ऑल्सो वॉच इट। बट हम क्योंकि ये मैगजीन में सारी चीज़ें एक जगह कंसोलिडेटेड दी गई हैं, तो विल कवर इट। तो सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन 2024। तो जून 9 को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली प्राइम मिनिस्टर की फॉर हिज कंसेक्यूटिव 3rd टर्म, और उनकी जो उनकी कैबिनेट में या फिर कह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं, तो 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जिनमें से कि 7 वुमेन हैं, और उनमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी 30 कैबिनेट मिनिस्टर है, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, एंड 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और इसमें हम देख सकते हैं कि TDP तेलुगु देशम पार्टी ऑफ आंध्र प्रदेश और जनता दल यूनाइटेड ऑफ बिहार, ये मेजर एलीज निकली थी इस इलेक्शंस के बाद। और हम देख रहे हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। तो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की अगर लिस्ट देखें तो सबसे पहले पे आएंगे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी 2nd नंबर पे, मनमोहन सिंह 3rd नंबर पे, देन अटल बिहारी वाजपेयी, देन नरेंद्र सिंह मोदी। लेकिन PM नरेंद्र सिंह मोदी इज़ द ओनली 2nd लीडर इन इंडियाज़ हिस्ट्री टू विन 3 स्ट्रेट टर्म्स। मतलब जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे हैं जो उन्होंने लगातार 3 स्ट्रेट टर्म्स किए हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिले हैं, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी अवर प्राइम मिनिस्टर, उनको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, दैन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, अमित शाह MHA, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, JP नड्डा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, शिवराज सिंह चौहान मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, निर्मला सीतारमन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, S जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मनोहर लाल खट्टर मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देन बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये देख लीजिए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान। देन अगर कोई यूपी के कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वो इम्पोर्टेंट बन जाएगा, बाकी एंड फाइन। इसमें ये शायद आगे आएगा, आई थिंक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एक बार देखना होगा कि कौन है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इसमें नहीं दिया हुआ आई थिंक। जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी बनी है, और आई थिंक एक और लेडी थी, ओके। देन इसके अलावा लोकसभा इलेक्शंस के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी हुए थे। अभी देखिए, अब क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में है तो अभी हाल फिलहाल में हरियाणा जम्मू कश्मीर में हुआ, देन इन द कमिंग मंथ महाराष्ट्र में भी होगा, महाराष्ट्र एंड झारखंड, तो वहाँ का भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो पहले हम क्योंकि पहले का कवर कर रहे हैं तो इसको देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, इन 4 जगहों में भी हुआ था, और अलॉन्ग विथ इट बाई इलेक्शंस हुए थे 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि 12 लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में फैली हुई थी। और अगर जनरल इलेक्शंस देखा जाए, मतलब लोकसभा इलेक्शन, तो उनको 7 फेजेस में किया गया था, और उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इनके जो चुनाव हुए थे 7 फेजेस में हुए हैं। ये 2nd लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज थी इस बार की, जो कि 44 डेज़ तक चली, और 543 मेंबर सिलेक्ट हो गए आए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन बाय वुमेन वोटर्स देखा गया, और 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। और शोम्पेन ट्राइब जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के, उन्होंने पहली बार वोट कास्ट किया।
इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज देखें तो वोटर टर्नआउट एवरेज 65% के करीब रहा। हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज लक्षद्वीप का था विथ 84% और उसके बाद असम था। वहीं लोएस्ट में देखें तो बिहार का था विथ 56%। इलेक्शन रिजल्ट्स में बीजेपी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई विथ 240 सीट्स और बीजेपी अपने बाकी एलीज के साथ जो उनका एनडीए नेशनल डिफेंस डेमोक्रेटिक अलायंस था उनके साथ इन्होंने सरकार बनाई विथ टोटल ऑफ 292 सीट्स। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे थे वो थी इंडिया ब्लॉक जो कि कांग्रेस लेड थी एंड उन्होंने 243 सीट्स जीती। वहीं समाजवादी पार्टी जो थी ये थर्ड लार्जेस्ट पार्टी आई विथ 37 सीट्स। तो ये टेबल आप देख सकते हैं, बीजेपी, देन आईएनसी, देन एसपी, देन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विक्ट्री मार्जिन जो था वो था रकीबुल हुसैन का, ये आईएनसी के कैंडिडेट थे विथ फ्रॉम धुबरी कॉन्स्टिट्यूंसी असम के। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान थे, वो 8 लाख के करीब वोटों से जीते। देन सबसे टफ फाइट जो थी वो थी सिर्फ 40 वोट से जीते थे रविंद्र दत्ताराम वाइकर शिवसेना के और ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में था। इसके अलावा वुमेन जो है इस लोकसभा में 74 वुमेन इलेक्ट होके आई हैं जो कि 13.6% है ऑफ द टोटल। इसके अलावा 2019 में सबसे ज़्यादा महिलाएं आई थी, 78 थी, इस बार 4 कम है। इसकी वजह से पिछली बार 14.4% था, इस बार 13.6% था। इस बार के रिचेस्ट एमपी जो कि इलेक्ट होके आए हैं वो हैं तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रशेखर पेम्मासामी। और इसके अलावा यंगेस्ट एमपीज़ देखा जाए तो यूपी का इसमें नाम आएगा। तो यंगेस्ट एमपी पुष्पेंद्र सरोज, ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से हैं और इनकी एज 25 है। इनके बाद शाम्भवी चौधरी, ये समस्तीपुर बिहार से हैं, इनकी एज 25 है। प्रिया सरोज, ये मछली शहर जौनपुर से हैं और इनकी एज 25 है। देन अमंग द पार्टीज बीएसपी बहुजन समाज पार्टी टॉप द लिस्ट with 476 of its 488 candidates forfeiting their election deposit। मतलब इन्होंने बीएसपी के मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 1/6 ऑफ वोट शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी जो नॉमिनेशन के टाइम की राशि उन्होंने जमा की थी वो उन्हें वापस नहीं मिलेगी। देन अब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस पे आते हैं जो कि 4 स्टेट्स में हुए थे, वो है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम। तो टोटल सीट्स देखें तो आंध्र प्रदेश में 175 थी, अरुणाचल प्रदेश में 60, उड़ीसा में 147 और सिक्किम में 32। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनी और टीडीपी और बीजेपी का अलायंस था और सीएम जो थे वो बने हैं चंद्रबाबू नायडू और स्वान इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द 4th टाइम बाय गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर। और जो डिप्यूटी सीएम बने हैं वो जन सेना पार्टी के प्रेसिडेंट पवन कल्याण। और इन्होंने टीडीपी का जो अलायंस था विथ बीजेपी और जन सेना पार्टी के साथ उसने 164 सीटें जीती हैं 175 में से। देन कम टू उड़ीसा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हैं मोहन चरण मांझी, ये बीजेपी से हैं और ये क्योंझर कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। इसके अलावा सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सिपरू में हैं, ये इन्होंने 2nd कॉन्जिक्यूटिव टाइम जीता है ये। देन अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, इन्होंने 3rd टाइम कंजिक्यूटिव सीएम पोजीशन हासिल की है और चौना मीन जो है ये डिप्यूटी सीएम बने हैं। और यहाँ पे अरुणाचल में देखा जाए तो बीजेपी रिटर्न टू पावर इन अरुणाचल प्रदेश फॉर द 3rd टाइम। देन असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स 2023। सो ये पुरानी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई थिंक जो कि पिछले साल हुई होगी और ये दिसंबर 2023 की है। देन आई थिंक ये हाँ अक्टूबर 2023 की है। तो मुझे नहीं लगता इतनी पुरानी न्यूज़ आएगी, लेकिन देख लेते हैं, सीट्स देख लेते हैं और उसके थ्रू कौन सेलेक्ट हो गया था। तो मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हुए थे तो उसमें 230 सीट्स थी और इसमें इलेक्ट होके आए थे मोहन यादव एज द चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला। फिर राजस्थान की असेंबली इलेक्शंस जो थे उसमें 200 सीट्स थी और इसमें बीजेपी जीती थी और सीएम बने थे भजन लाल शर्मा। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस में 90 सीट्स थी, बीजेपी जीती थी और इनके सीएम बने विष्णुदेव साई। मिज़ोरम असेंबली इलेक्शन में जोरम पीपल मूवमेंट ने जीता और उनके लीडर लाल दुहोमा ये चीफ मिनिस्टर बने। इसके अलावा तेलंगाना इलेक्शंस के 119 सीट्स थे
और इसमें कौन जीता है, तो INC विथ LD कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने 65 सीट्स जीती तेलंगाना में, और CM थे अनुमूला रेवान रेड्डी। फिर इसके अलावा रेलवे एक्सीडेंट्स एंड कवच सिस्टम्स, ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है, तो कवच का फुल फॉर्म याद मतलब देख सकते हैं इसमें अगर दिया हुआ है तो, आई डोंट थिंक सो इट इज़ गिवन। तो कवच क्या है, ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, और ये RDSO जो है वो DRDO के अंदर है। इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 SIL 4 स्टैंडर्ड्स हैं, और जब भी कोलिजन आने वाला होगा, ऐसा कुछ होगा, तो सिग्नल एट रेड विच मार्क्स डेंजर, और ये अपने आप से एक्टिवेट कर देता है ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली। और ये फ़िलहाल 2025 तक एम है कि 6000 किलोमीटर ये टेक्नोलॉजी कवर कर लेगी, और बेसिकली रूट्स दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू हावड़ा है। दैन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में पास हुआ था, और इसने प्रीवियस 1898 का एक्ट रिपील किया। की हाइलाइट्स थे कि स्टेट सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इन सब केसेस में क्या अप्रोच होगा वो बदला गया है। देन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन EVM VVPAT वेरिफिकेशन, तो ये इलेक्शन के दौरान इसको चैलेंज किया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको रिवील करना चाहिए कि कितने वोट्स पड़े हैं और कितना वो VVPAT की मदद से कितने स्लिप्स हैं। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल होगा विद द ऑन गोइंग इलेक्शंस, तो खारिज कर दिया था उससे सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, तो अप्रैल 5, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया कि राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये राइट टू लाइफ दैट इज़ आर्टिकल 21 और इक्वलिटी आर्टिकल 14 दोनों में कवर होता है ये। और इसको जजमेंट किसने दिया था, 3 जज बेंच ने दिया था, DY चंद्रचूड़ विद जजेस JB पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा। ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज़ किया है राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो राइट टू लाइफ और इक्वालिटी दोनों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो पहले जो जजमेंट्स रहे हैं, राइट टू हेल्थ भी आर्टिकल 21 में है। इसके अलावा आर्टिकल 48A और 51AG, मतलब 48A तो DPSP है और 51AG फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाएगा, तो इसमें भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें कही गई हैं। इसके अलावा इंडिया का जो पंचामृत प्लेज है वो देख लेते हैं। तो इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 5 गीगावाट करने का गोल है बाई 2030। देन 50% ऑफ द टोटल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे हम बाई 2030, और टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस जो हैं वो 1 बिलियन टन से घट जाएंगे, करीब 1 बिलियन टन से रहेंगे बाई 2030, और डिक्रीजिंग कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाई 45% बाई 2030 बेस्ड ऑन 2005 लेवल, और अचीविंग द गोल ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2070। देन CA इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी सरकार ने ऑन March 11, 2024, और ये एक्ट कब पास हुआ था, दिसंबर 2019 में पास हुआ था, और प्रेसिडेंट की एसेंट इसको मिल गई थी दिसंबर 12, 2019 को, एंड इट डील्स विथ किसी इलीगल माइग्रेंट्स ट्रीट करना है। देन चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट ने आप कैंडिडेट कुलदीप कुमार को विक्टोरियस किया था इसके, जो कि ओवरटर्न किया था जो इलेक्शन रिजल्ट उसमें दिया गया था, और इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल थे मिस्टर अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, और थ्रू वीडियो एविडेंसेस उनके रोल को क्वेश्चन किया गया एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर द मेयर इलेक्शन। देन यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो अभी 6 न्यू साइट्स जो है मध्य प्रदेश से उसे डाला गया है अंडर टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वो 6 साइट कौन है MP की, तो पहला है ग्वालियर फोर्ट, ये राजपूत वॉरियर सूरज सेन ने बनाया था 6th सेंचुरी AD में। देन दूसरा है धामनार केव, ये धामनार विलेज में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। देन तीसरा है भोजेश्वर महादेव टेम्पल, ये भोजपुर में है, और इसका देखा जाए तो इट इज़ लोकेटेड अबाउट 28 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ भोपाल, और इसको सोमनाथ ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। तो भोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर, इसको सोमनाथ ऑफ ईस्ट बोला जाता है। चौथा है रॉक आर्ट साइट ऑफ चंबल वैली, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पे द वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ रॉक आर्ट साइट्स है। देन खूनी भंडारा, ये बुरहानपुर में है। देन गोंड मॉन्यूमेंट्स मांडला, तो ये 6 जो है टेंटेटिव साइट्स में है। फिलहाल इंडिया की 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इन 42 में 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, और 1 जो नेशनल पार्क है ये मिक्स टाइप का है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इटली के हैं 59, देन चाइना 57, जर्मनी के 52, फ्रांस के 52, स्पेन के 50। जो पहली साइट्स थी इंडिया की जिनको डाला गया था वो थी अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल, इनको 1983 के सेशन में डाला गया था।
सबसे रिसेंट कौन है? 41st साइट है शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल, और 42nd है सीक्रेट एंसेम्बल्स ऑफ होयसलास। यूपीएससी में भी पूछा गया था इस बार। तो ये 2 साइट्स ऐड हुई थी इन 2023। इंडिया नाउ हैज़ नाउ 57 साइट्स ऑन टेंटेटिव लिस्ट। टेंटेटिव लिस्ट में 57 साइट्स हो जाएंगे विद एडिंग दीज 6। देन भारत रत्न अवार्ड्स, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इस बार भारत रत्न अवार्ड जो है 5 लोगों को दिया गया है, एंड मोस्ट ऑफ देम पोस्टह्यूमसली आई थिंक। पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक भी बोला गया है, और ये बिलोंग करते हैं समस्तीपुर बिहार से। सेकेंड है MS स्वामीनाथन, ये इनका रोल था ग्रीन रेवोल्यूशन में, और इन्होंने डेवलप किए थे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ वीट एंड राइस वैराइटीज़ विद नॉर्मन बोरलॉग। उनको चेयरमैन भी बनाया गया था कई नेशनल कमीशन ऑन फार्मर का, इन वेरियस कॉन्फ्रेंसेस एंड रिलेटेड टू फूड। एंड इसके अलावा इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला हुआ है, रमन मेगा सेसे अवार्ड मिला हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया गया। देन लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ BJP 3 times। चौधरी चरण सिंह, ही वॉज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल्सो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जब ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश किया गया था। इसके अलावा देन नेक्स्ट इज़ PV नरसिम्हा राव, ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और 1991 के LPG रिफॉर्म्स में इनका काफ़ी बड़ा रोल था। इसके अलावा इन्होंने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था थ्रू पंचायत से, म्यूनिसिपैलिटी इनके ही टेन्योर में हुआ था। और सहस्र फंड, ये इनका हिंदी ट्रांसलेशन था ऑफ श्री विश्वनाथ सत्यनारायण फेमस तेलुगु नॉवल रेई पदगुलु। इसके अलावा देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, और ये 15 फरवरी 2024 को किया है। किसके तहत? कि ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 19(1)A, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बिकॉज ऑफ दैट। और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ डबल प्रोफेशनैलिटी लगाया था, जिसमें ये फेल हो गया। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुए थे, और उस समय जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे प्रॉमिसरी नोट्स की तरह थे, P नोट्स के, और ये सिर्फ SBI इशू करती थी इन मल्टीपल डिनोमिनेशंस ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। देन उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है इन फरवरी, और इसी के साथ ये पहला फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया जिसने UCC को इम्प्लीमेंट किया है। और इसके अलावा इसमें कुछ की प्रोविजंस हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, और इसमें कोई इतना प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ये जान लें कि जो गोवा में सिविल कोड हम बोलते हैं वो बेस्ड ऑन द पोर्टुगीज सिविल कोड एक्ट 1867, मतलब प्री इंडिपेंडेंट को एग्जिस्ट कर रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस UCC जो पहला है वो उत्तराखंड का है। देन अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हुई ऑन जनवरी 22, 2024 में, और इसे अटेंड किया था, इसको प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी थी जिसको कॉन्सिक्रेशन भी बोलते हैं, वो नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने किया था अलॉन्ग विद प्रोमिनेंट प्रेस्ट। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टैचू ऑफ जटायु भी रिलीज़ की ऑन प्रेमाइसेस ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। देन मंगल ध्वनि, ये 50 ट्रेडिशनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से बनाई गई थी, जो कि सेरेमनी के दौरान ये गूंज रहा था वहाँ पे। और इसके अलावा मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो थे पखवच, फ्लूट एंड ढोलक उत्तर प्रदेश से आया था, अलगोजा पंजाब से आया था, संतूर मध्य प्रदेश से, पंग मणिपुर, तंबूरा छत्तीसगढ़, शहनाई दिल्ली, रावणहट राजस्थान, घटम आंध्र प्रदेश, संतर गुजरात, पखावज बिहार, उदका उत्तराखंड। अयोध्या राम टेम्पल के बारे में हम देखें अगर, आई थिंक यहाँ पे मिस कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर जो टेम्पल का था वहाँ पे स्टोरी ऑफ बर्थ और चाइल्डहुड लॉर्ड रामा का दिया गया है। देन फर्स्ट फ्लोर पे लॉर्ड रामा का दरबार है। परकोटा क्या है? जो टेम्पल है वो रेक्टेंगुलर कंपाउंड वॉल परकोटा से सराउंडेड है। इसके अलावा मेन राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के अलावा सेवरल अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे पंचायत स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल बोलते हैं। और ये जो टेम्पल्स हैं वो डेडिकेटेड है सूर्य देव को, देवी भागवती, गणेश भगवान, लॉर्ड शिव को। टेम्पल ऑफ माँ अन्नपूर्णा नॉर्थ में है, लॉर्ड हनुमान साउथ आर्म में है। देन नागरा स्टाइल में है, 3 स्टोरी टेम्पल है ये, और इसका फाउंडेशन जो है अगस्त 5, 2020 को ले किया गया था। इसके अलावा स्टैचू का देखें तो स्टैचू को बालक राम नाम दिया गया है, एज द आइडल डिपिक्ट्स 5-year-old चाइल्ड राम। और इनकी जो स्टैचू है वर बीइंग स्कल्प्टेड बाय 3 स्कल्प्टर्स ने बनाई थी, जिनमें से अरुण योगी राज की सेलेक्ट हुई थी। एंड द आइडल इज़ 51 inch लॉन्ग विथ विड्थ 3 feet। राइट हैंड ऑफ द आइडल शोज हिम गिविंग आशीर्वाद, राइट हैंड से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और
जो एरो है वो लेफ्ट हैंड में उन्होंने पकड़ा हुआ है मूर्ति में। और इसमें जो 10 अवतार हैं वो भी डिपिक्ट किए गए हैं। वो 10 अवतार हैं मत्स्य, कुर्म, वारा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। उनके राइट फुट पे लॉर्ड हनुमान बने हुए हैं और लेफ्ट फुट पे लॉर्ड गरुड़ बना हुआ है। इसके अलावा अराउंड द हेड सिम्बल्स लाइक स्वास्तिक एंड ओम आर देयर। चक्र, गदा और शंख आर ऑल्सो एनग्रेव ऑन द आइडल। कौन से ट्रस्ट ने जिम्मेदारी ली थी इसकी बनाने की? तो वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो कि फरवरी 5, 2020 में बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें 15 ट्रस्टीज़ आते हैं। इसके चेयरमैन में महंत नृत्य गोपाल दास। अगला स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। ये जनवरी में दिए गए हैं अवार्ड और इसको होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। लेट मी सी हाउ लॉन्ग, आई थिंक इट विल नॉट लास्ट सो लॉन्ग। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है महुआ ने किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इसमें 13 अवार्डीज रिसीव्ड फेलिसिटेशंस अंडर कैटेगरीज क्लीन सिटीज़, क्लीनेस्ट कंटोनमेंट, सफाई मित्र, सुरक्षा, गंगा टाउन्स एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। ड्यूरिंग असेसमेंट approximately 4,000 cities were assessed, 61 cantonment towns and 88 गंगा towns were included। की हाइलाइट्स देखे तो थी, इसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। देन 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ कैंपेन भी इसी में इंक्लूडेड था। 2024 का एंथम था नया संकल्प है नया प्रकल्प है। अब रैंकिंग देखते हैं तो ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 था इंदौर और सूरत दोनों जॉइंटली। देन रैंक 3 नवी मुंबई था। फिर इसके अलावा ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख से कम थी, तो इसमें सांसद है। क्लीनेस्ट कंटोनमेंट महाव का है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन में रैंक 1 वाराणसी का है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 2 प्रयागराज का है। पॉपुलेशन अबव 1 लाख में देखा जाए तो अभी हमने ऊपर देखा ये टॉप स्टेट का आप नाम याद रख लीजिए। गंगा सिटीज़ में थी तो उत्तर प्रदेश की हैं तीनों सिटीज़, तो नाम देख सकते हैं वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर। देन नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो ये जो था ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है जनवरी में ही। और इसमें हायर एजुकेशन में कितनी एनरोलमेंट है, फीमेल एनरोलमेंट बढ़ी है कितनी बढ़ी है, वो सारी चीज़ें हाईलाइट की गई थी इसमें। सारे ऑलमोस्ट देखा जाए एनरोलमेंट्स बढ़े ही हैं इसमें और जनरल पैरिटी इंडेक्स भी बढ़ा हुआ है। तो आई डोंट थिंक फिगर्स उतने इंपॉर्टेंट है इधर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ये सितंबर 29, 2023 में किया गया था, जिसके तहत 33% रिजर्वेशन वुमेन को लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में देने की बात कही गई थी। और ये जो है अभी डिलिमिटेशन एक्टिविटी होगी जो उसके बाद ही इस पे एक्शन होगा। देन क्रिमिनल लॉज को भी ओवरहॉल किया गया है। इसके अलावा जो लाए गए हैं जो 3 बिल्स लाए गए हैं जो कि रिप्लेस करेगा आईपीसी को, सीआरपीसी को और इंडियन एविडेंसेस एक्ट को। उनके नाम है आईपीसी जो है वो रिप्लेस किया है भारत न्याय संहिता को, सीआरपीसी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, इंडियन एविडेंस एक्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को किया है। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने 65% कोटा जो बिहार मिल रहा था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। नवंबर 2023 में ही बिहार गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन के तहत 50% से बढ़ा के 60% तक किया था, 65% तक किया था, ये जिसको क्वैश कर दिया गया। पब्लिक पीआईएल जो है वो फाइल्ड इन पटना हाई कोर्ट ऑन नवंबर 27, 2023। इसके साथ ही हम देखते हैं अगला है नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, और इसको हम थोड़ा ब्रीफली कवर करेंगे, जल्दी नहीं करने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। थैंक यू एवरीवन।